आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि न्याय स्थापना अभियान है और न्याय की स्थापना के लिए न्याय धर्म सभा पहले एक सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रही थी। अब ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी सक्रिय है। न्याय एक बहुत ही अनिवार्य विषय है। मानव समाज और मानवीय राष्ट्र न्याय के बिना स्थित नहीं रह सकते। उनका अस्तित्व ही संकट में फंस जाएगा। अगर मानवीय सामाजिक जीवन धारा को बनाए रखना है तो एक न्यायशील सामाजिक सभ्यता की जरूरत होगी जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो पूरी तरह से। अगर न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो समाज नहीं चल सकता, ये सुनिश्चित है। और इनमें एक बात जो सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य है कि न्याय का अभिप्राय क्या है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो इसमें न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों में इसको स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है, परिभाषित किया गया है, जो अनिवार्य रूप से सर्वमान्य भी होगी। जो भी पढ़ा लिखा और प्रबुद्ध वर्ग है वो उसको स्वीकार करने को निस्संदेह तत्पर दिखाई देगा। केवल मूर्ख और धूर्त कौन है? जिसका मानसिक विकास हो गया हो और वो पंच दोषों से ग्रस्त हो। तो पंच दोषों से ग्रस्त दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह आदि पंच दोष होते हैं। इन पांच दोषों में यदि मनुष्य के भीतर गति है तो इस दुर्गति के कारण मनुष्य धूर्त हो जाता है। बौद्धिक रूप से तो विकसित है लेकिन वो चालाकियां, चालबाजियां प्रारंभ कर देता है और निहित स्वार्थों के लिए परहित का निरंतर वो नाश करता रहता है। तो स्वहित में इतना अंधा हो जाता है वो कि परहित का नाश करने लगता है। तो ऐसी दशा में वो न्याय संगत नहीं रह जाता। और वो न्याय की जो एक सत्यात्मक परिभाषा है वो ये है कि उसमें समता, आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता, तो दो चीजें हैं इसमें। आत्मा ज्ञान परक है और प्रकृति गुण परक है। तो गुण जो है वो सामर्थ्य की सूचना देती है। गुण कौशल भी है, गुण
क्षमता भी है, गुण योग्यता भी है, गुण इच्छा शक्ति भी है। तो दो बातों का समागम है इसमें, दो बातों का गठजोड़ है इसमें, समता और औचित्यता। तो समता और औचित्य, अगर इन दोनों बातों को मिला करके एक शब्द में कहें तो सम और उचित, यानी समुचित शब्द। कोई चीज सम्यक हो और औचित्यपूर्ण हो, और इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसमें समता के लिए औचित्यता का उल्लंघन अथवा औचित्यता के लिए समता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो कैसे होगा? दोनों को समेकित रूप से इस्तेमाल करके, कि वो सम भी हो और उचित भी हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि जैसे शिक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन जो पहली कक्षा में बैठने योग्य है, उचित ये है कि वो पहली कक्षा में बैठे, और जो पहली कक्षा पढ़ चुका है वो अब दूसरी कक्षा में बैठे। ये उचित बात है। सारे लोग समान रूप से पहली ही कक्षा में जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, ये पागलपन है। तो इसका मतलब जो न्यायोचित व्यवहार होगा उसमें इन दोनों बातों का समावेश करना पड़ेगा। एक तो वो समता मूलक हो कि शिक्षा सबकी समान गति से चलती रहनी चाहिए, मतलब समान रूप से ये हुआ कि समान रूप से सबको अवसर मिलते रहेगा कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अपनी पात्रता अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो औचित्य का निर्णय है ये व्यवहारिक विषय हुआ कि व्यवहार में जो प्राकृतिक एक जीवन विकास यात्रा है, आत्मा तो सर्वत्र समम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। तो परमात्मा सब में आत्म रूप से समानतः स्थित है, समान रूप से स्थित है। ये ठीक है, लेकिन केवल आत्मा से काम चल रहा है ऐसा नहीं। आत्मा प्रकृति को ओढ़ करके, ईश्वर जो है वो इच्छा को ओढ़ करके, तो जैसे कि आप खड़े हों और आपकी छाया पड़ रही है तो दो चीजें दिखती हैं। इसी तरह आत्मा और उसकी आदतें, उसकी इच्छाएं, उसकी वृत्तियां, उसका संकल्प, ये दो बातें हों तो दोनों बातों के गठजोड़ की जरूरत है इसमें, कि आप जो है केवल आत्मा नहीं है बल्कि आत्मा ने जो संकल्प किया हुआ है, जो इच्छा करी हुई है, वो भी आप में शामिल है। तो आप केवल ज्ञान नहीं है, आप गुण भी हैं। आप केवल परमात्मा नहीं है, आप प्रकृति भी हैं। प्रकृति में प्रकृति का आवरण भी आपने ओढ़ रखा है। तो दोनों बातें हैं। आप असीम आत्मा ही नहीं है बल्कि ससीम रूपाकार कल्पनाएं भी आप ओढ़े हुए हैं। तो असीम आत्मा ने तमाम ससीमता ओढ़ा, अखंड आत्मा ने तमाम खंडता ओढ़ी। किसी का नाम राम, किसी का नाम रहीम, किसी का नाम अकबर, किसी का नाम ईशान, तो कोई ब्रह्मा, तो कोई विष्णु, तो कोई महेश, तो कोई राम, तो कोई कृष्ण, कोई सब देवी देवता, ताम झाम, मनुष्य, ईश्वर, ऋषि,
जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तु पदार्थ, ये कितनी चीजें। तो अखंड आत्मा ने खंड 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 बहुत सारी चीजों को भी ओढ़ रखा है। ज्ञानमयी सर्वव्यापी आत्मा ने ये गुणमयी सत्ता भी ओढ़ रखी है। तो इसे ठीक से समझने की जरूरत है। और जो प्रबुद्ध वर्ग है इसे तुरंत समझ जाएगा कि जैसे कंप्यूटर एक है तो केवल कंप्यूटर है ऐसा नहीं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा। केवल कंप्यूटर से कंप्यूटर चलेगा ऐसा नहीं है। उसका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में एक कल्पना भी, एक सॉफ्टवेयर भी आपको डालना होता है। तो इन दोनों के संयोग से कंप्यूटर चलने लगता है। अगर आप सोचें कि कोई बेसिक जो चीज है वही रहे और उसमें ये ऊपर से जो मिठास खटास और ये सब ना हो, तो कोई जो पदार्थ होगा मान लीजिए वो कैसा होगा। उस पदार्थ का कोई नाम ना हो, उस पदार्थ का कोई रूप ना हो, उस पदार्थ का कोई गुण ना हो, कोई रंग ना हो, कोई स्वाद ना हो, कोई सुगंध ना हो, कोई कोमल कठोरता का बोध ना। आप सोचिए कि वो फिर पदार्थ क्या होगा। ये कल्पनाएं हैं, सब उड़ाई गई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तमाम कल्पनाएं इसमें ढक दी गई। तो उस पदार्थ में ये सब कल्पित करके डाल दिया गया। ये कल्पना है कि जैसे आपका एक नाम रख दिया गया कि आप रमेश हैं, फला दिनेश हैं, तो उनका कोई नाम थोड़ी ना है, ये काल्पनिक अंदर डाल दिया गया तो वो डल जाता है अंदर, तो वो मानने भी लगता है कि वो यही है। जिनका नाम वरुण रख दिया तो वो वरुण हो गए, जिनका नाम इंद्र रख दिया वो इंद्र हो गए, जिनका नाम अभिषेक रख दिया तो अभिषेक हो गए, सनत रख दिया तो सनत रह गए हो गए। फिर बाद में उपाधियां जोड़ दी तो अब उपाधि जोड़ने के बाद पहले अशोक ही थे, फिर डॉक्टर अशोक हो गए। फिर किसी ने कहा जात बिरादरी भी जोड़ दो, हाँ लंबा रामायण खींचते चले जाओ, कितनी भी कल्पनाएं, उड़ते जाओ उड़ते जाओ। तो सत्यात्मा ने अनेक प्राकृतिक आवरण उड़ डाले। तो इन दोनों के सामंजस्य से इस जगत का व्यवहार तय होगा। ये बात तय हो गई, निष्कर्षित हो गई। सिद्धांत बन गई। तो इसको एक शब्द में, समुचित समता और औचित्यता को मिला करके एक शब्द में आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता को एक शब्द में समुचित नाम दिया गया और समुचित शब्द को न्याय की परिभाषा के लिए स्वीकार कर लिया गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम अगर होगी तो या तो वो मूर्ख होगा, ये कंसेप्ट है ना समझ रहा होगा, इस कंसेप्ट को ही ना समझ रहा होगा, और यस समझ रहा होगा और ना बचा पा रहा होगा, तो इसका मतलब वो 2 + 2 = 4 के बजाय 3 5 की गणित में होगा कुछ धूर्तता। इंटरनेशनली इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसा हम ये बोल रहे हैं। इस जगत में आप इसे खारिज करने की स्थिति में नहीं, इस दो का समागम होगा ही। दो चीजें आपका ज्ञान और गुण का सामंजस्य बैठाना होगा, आपकी आत्मा और आपकी प्रकृति, आपकी इच्छा, आपकी आदतें। तो आत्मा और आदत का, आत्मा और संकल्प का, आत्मा और इच्छा का ये सामंजस्य बैठाना होगा। तो उसके लिए एक उचित कोई फॉर्मेट ले लिया जाता है। और
कि पहली कक्षा वाले को पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा के लायक जो हो गए उसको दूसरी कक्षा में। ये हुआ औचित्यपूर्ण। तो जब आप इस समुचित शब्द से न्याय को परिभाषित करेंगे तो न्याय बड़ा अच्छा हो गया। अब औचित्य का निर्णय कैसे होगा, इसके लिए उसमें दिया हुआ है कि प्रकृति ने मानव जीवन के सामान्यतः चार आयाम तय कर दिए। सामाजिक तल पर अब पांचवा असामाजिक बताया, जो न्याय के कंसेप्ट को नहीं मानता, तो उसे कहा गया कि ये अपराधी है, ये असामाजिक तत्व है, अनसोशल है, तो एंटी सोशल एलिमेंट भी, असामाजिक तत्व। तो उनको कहा गया कि ये अपराधी हैं, ये पंचदोष से ग्रस्त रहते हैं, तो ये कोई सही बात मानते ही नहीं, इनका स्वाभिमान जो है वो दुराभिमान हो जाता है, तो ये दुष्टता बरतते हैं और कोई सही बात नहीं मान पाते। तो नहीं मान पाते तो फिर क्या होता है कि वो समाज में न्यायपूर्वक नहीं चलेंगे। तो समाज कहता है कि जो लोग न्याय से सहमत नहीं है वो अपना अलग एक देश बसा लें, अपनी दुनिया बसा लें, अपना राष्ट्र बसा लें, और जैसा चाहें उसमें अन्याय का कानून बना लें। न्यायालय की जरूरत न समझें। अभी भी आप देखें कि दो देश लड़ रहे हैं तो दोनों में से कोई न्यायालय नहीं जा रहा है, और न्यायालय जाए भी तो न्यायालय कोई सुनने वाला भी नहीं, और न्यायालय कोई फैसला दे दे तो उन दोनों को किसी को मानना भी नहीं। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, लड़ाई की बात तुम आपस में कहां से आ गई? जैसे कि मोहल्ले में दो आदमी लड़ रहे हैं, दो नागरिक, तो वो कोर्ट नहीं जा रहा है कोई, तो दोनों को पुलिस अंदर कर देती। तुम दोनों कानून को हाथ में ले रहे, है ना? वहां क्यों नहीं कर रहे? जहां कहीं कोई विवाद है तो विवाद का निपटान तलवार से करोगे, परमाणु बम से करोगे, तोप से करोगे, या कि न्यायालय से करोगे? हर विवाद का निपटान न्यायालय द्वारा होना चाहिए। यही ना सामाजिक बात हुई। न्यायशील राष्ट्र में और न्यायशील दुनिया में, न्यायशील समाज में क्या करोगे? तो वो लोग जा क्यों नहीं रहे? इसका मतलब न्याय अभी अंतरराष्ट्रीय तल पर ही नहीं है। जितने भी न्यायालय हैं ये पाखंड मात्र है, ताकि आपको पता चलता रहे कि न्यायवाय है, और आप इसी कंफ्यूजन में जीवन बिताते रहें, और आपको गुलाम बना के रखा जाए, और आप बताया जाए कि प्रजातंत्र है, और प्रजा इसी मुगालते में रहे हमेशा कि उसी का तंत्र तो चल रहा है। नियम नीति निर्णय जो कोई पारित खारिज करता है वही मालिक होता है। दादा लोगों, और तुम पारित खारिज नहीं कर रहे हो तो तुम गुलाम हो, मालिक नहीं हो। देख लो, शाश्वत बातें तो स्थायी रूप से एक बार में स्वीकार कर ली जाती हैं, शाश्वत जो नियम है, और समसामयिक नियमों को तत्काल रूप से बनाया लागू किया जाता है नियम नीति निर्णय को, तो इसके लिए तात्कालिक रूप से इसमें वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत वाले तो स्वीकृत हुए थे तब वो नागरिक बना, नहीं तो पहले ही मना कर देता कि हम ऐसे समाज या ऐसे राष्ट्र के सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि न्याय के सिद्धांत पर नहीं है। और अगर वहां न्याय का सिद्धांत पर आधारित कोई संविधान बनाया जाए और उसकी भी एक बार में वोटिंग करा ली जाए कि इससे आप सहमत हैं, तो वो लागू हो गया। अब समसामयिक जो सुधार संशोधन कुछ करना है, स्थायी चीजें तो बदलेंगी नहीं, मूल ढांचा बदलेगा नहीं। हाँ, अगर दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है तो मूल ढांचा बदलेगा नहीं, तो बाकी जो समसामयिक नियम नीति निर्णय कोई बनाने और बदलने पड़े तो उसके लिए आपकी सहमति आवश्यक है, तभी आप
मालिक होंगे, अन्यथा आप गुलाम ही हैं, इसमें शंका ना करें। गुलाम ही हैं। आप किसी फैक्ट्री में तब तक गुलाम ही हैं जब तक कि फैक्ट्री के चलाने के नियम नीति निर्णय में आपकी सहमति, स्वीकृति, सहभागिता सिद्ध ना हो, तो आप उस फैक्ट्री के गुलाम ही होते हैं। और इसीलिए आपको मिल्कियत के मालिक लोग जो लोग हैं, उनको जो जो वो सब अधिकार होते हैं वो आपको नहीं दिए जाते, क्योंकि आप मालिक नहीं होते। और इसीलिए प्रॉफिट भी मैक्सिमम सब उनके पास चला जाता है, क्योंकि आप मालिक नहीं होते। मालिक जो होता है उसी घर जाएगा सारा प्रॉफिट। तो इसीलिए अब अमेरिका, यूरोप में आंदोलन चलने लग गए हैं, पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट। आप चलाते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसी समय उनका आंदोलन चलता है पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो समझ गए हैं कि करप्शन और अपशन बेकार की चीज है, कुछ होता नहीं ऐसा, ये प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट का जो मालिक होता है वही मालिक होता है, तो पीपुल के हाथ में नहीं, तो पीपुल गुलाम है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र ही रहता है। फिर कि जबरदस्ती कोई नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई स्विक्रमार्जिते राज्यम स्वयमेवो मृगेंद्रता, बलपूर्वक स्वयं ही मृगों का राजा बन बैठे शेर लोग, सिंह लोग, और मृगों से न पूछा, न जांचा, न सहमति ली, न अनुमति ली, न मृगों ने चाहा, न स्वीकार किया, न उनका स्वागत किया, न सत्कार किया, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई। जबरन स्विक्रमार्जिते राज्यम, जबरन अपने नाखून और दांतों के बल पर जोर से दहाड़े और लद लिए। उनको सबको पराभूत कर दिया, पराजित कर दिया। सहमति में पराजय कहां है, उसमें युद्ध कहां है? सहमत है नहीं है, बस बात खत्म हो जाती है। तो सीधे से सिद्धांत है, आप देखें कितनी स्पष्ट बातें। ये न्याय अगर नहीं है तो वहां जो कोई आपको गुलाम बना रहा है सिर्फ एक ही बात के लिए बनाता है, आपके आर्थिक संसाधनों पर उसका अखंड कब्जा है। जो राज्य हथियाता है तो राज्य हथिया के क्या करेगा? अगर जमीन कब्जे में ना आए, राजकोष कब्जे में ना आए, देश की मुद्रा कब्जे में ना आए, तो क्या करेगा वो? भूमि, मुद्रा, कोष और विधान, ये स्वतंत्रता की पहचान। चार चीजें हैं, अगर ये चारों स्वतंत्र हैं तो आप स्वतंत्र हैं, नागरिक स्वतंत्र हैं, राष्ट्र स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, लोक स्वतंत्र है। और अगर ये चारों गुलाम हैं तो आप परतंत्र हैं, पराधीन हैं, पराजित हैं, पराभव को प्राप्त हैं, परास्त हो चुके हैं आप। गुलाम बनाए जा चुके हैं। आपकी हैसियत होगी अब Naukri.com से आने की। आप एक मजदूर, एक नौकर, एक किराएदार, मालिक नहीं, किराएदार मात्र होंगे। मालिक नहीं, मजदूर मात्र होंगे। आपसे पूछ करके कोई नियम नीति निर्णय
नहीं बनेंगे, आपकी सहमति की प्रतीक्षा भी नहीं होगी। और एक मजे की बात नोट कर लें कि भारत का तो संविधान अभी जन सहमति नहीं ली गई, अभी भी वो जबरन ही आत्मार्पित है, थोप दिया गया और कहा गया है कि आत्मार्पित करते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देयर इज नो पीपुल ऑफ इंडिया। उसको पीपुल ऑफ इंडिया को पता ही नहीं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने सब ऐसा कर लिया है, पीपुल को पता ही नहीं कि पीपुल ऐसा कर रहा है। वाह रे पीपुलों, तुम इतने बेहोश हो कि तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या कर गए हैं? बहुत अच्छे पीपुल हो तुम लोग, कितनी चिर निद्रा में हो। और बड़े बड़े साधु, एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार एक दूसरे का सम्मान समारोह, सर्टिफिकेट, पद्म भूषण से अलंकृत हो रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, और सब के सब निकम्मे और निपट बुद्धि से पैदल। और कैसे? एक से एक एमबीबीएस, एक से एक बढ़िया आईएएस आईपीएस, वेल क्वालिफाइड लोग। और देखो तो कंगाल हैं खोपड़ी से, खोपड़ी खाली है पूरी। वी द पीपुल ऑफ इंडिया आर परमानेंट स्लेव। क्या आपको मूर्खों का जमघट नहीं लगता ये पूरा? होश ही नहीं है आपको। अब आप मान रहे हैं, किसी ने बता दिया प्रजातंत्र है, आप किसी ने बता दिया आप रसगुल्ला खा चुके, और आप डांस करने लगे, खुश हो गए, वाह क्या रसगुल्ला, क्या रसगुल्ला, वाह रसगुल्ला। और पेट खाली है, कहीं फुल पेट है आपका, आप बहुत रसगुल्ला खाए, सुबह से 1.5 किलो खा चुके, और रसगुल्ला कहीं नहीं, आप भी खुश। प्रजातंत्र है तो प्रजा से पूछ के कोई काम किए आज तक? तंत्र प्रजा का, मंत्र किसी और का, यंत्र किसी और का। बताओ, प्रजा से पूछ करके कोई काम हुआ? प्रजा की सहमति किसी विधेयक में ली गई आज तक? कोर्ट के निर्णय में इसका कोई भी सहमति की प्रतीक्षा हुई? अगर जन सहमति हर निर्णय के बाद ली जाती तब ना जनतंत्र होता। तो अगर जन सहमति लागू होती, जनता को जनतंत्र जनता का लागू होता, तो जन सहमति के बिना कोर्ट का कोई नियम निर्णय ही इंप्लीमेंट ना होता। तो क्या सरदार भगत सिंह को फांसी मिलती? क्या गांधी जी को जेल मिलती? सुखदेव राजगुरु क्या फांसी का फंदा चढ़ते? खुदीराम बोस क्या फांसी के फंदे पर लटकाए जाते? क्या जलियांवाला बाग कांड होता? क्या मुगल जो है आके यहाँ का अयोध्या जी का मंदिर तोड़ते, काशी विश्वनाथ निपटाते? किसी का मंदिर तोड़ने की कोई राजा जरूरत ही ना करता, क्योंकि उसको पहले जनता से वोटिंग कराना पड़ता कि ये वाला मंदिर तोड़ना है कि नहीं। ये तो औरंगजेब चला, किसी का भी मंदिर धराशायी कर दिया। आज देखो, बाबा का बुलडोजर चला, जाने कितने लोगों के मकान गिरा दिया। अरे बुलडोजर गिराना है किसी का मकान तो पहले जनता का वोटिंग तो कराओ, तुम्हारी नीति पारित हो खारिज हो, पहले जनमत कहे तो रहे हो जनतंत्र है, तो जनता से पूछो तो कि तुम्हारा मकान गिराएंगे,
सहमत हो? जनता ने बहुमत दे दिया तो जाओ बुलडोजर चला दो, नहीं जो हम बहुमत दिया तो अपने घर में ले जाके चला लो। अगर चलाने का इतना ही क्रेज बना हुआ है, अधिक पागलपन सवार है, तो अपने घर में चला लो। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब बोले प्रजातंत्र है, इसी मुगालते में रहोगे, लड्डू खा चुके तुम, खुश रहो। देसी घी की पूरी तली खाए हो आज। यही सोचते रहो, बाजरे की रोटी भी चाहे ना मिले, ऐसी मुगालते में बैठे रहो, काजू पिस्ता बादाम खा रहे हो, रेत फांकने का अवसर नहीं, मजे में रहो। और इस बात से आप सभी लोग खुश हैं। देखो अब अपना बौद्धिक तल सोचो कितना क्लासिकल है। अब पढ़े लिखे लोगों बुद्धि कितनी गिरवी रखे हो, पैदा हुई भी है कि नहीं भी तो ये संदेह। बिना बुद्धि के पब्लिक, भैंस आजाद क्यों नहीं हो पाती? पैदल है, बुद्धि से खोखला है, खोपड़ा। भूसा खाती है तो भूसा कुछ वहां भी भर जाता, अंदर से चढ़ जाता होगा दिमाग। तो लोग कहते हैं दिमाग में तो इनको भूसा भरा है, मगज है नहीं। तो भैंस की खोपड़ी, काला अक्षर, भैंस बराबर। और लोग बताते हैं बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े टापर है भाई, ये तो कई टापर है। अब काहे में टाप किए हैं, बुद्धि उनकी काहे में चल गई है, स्मृति पर रखा है, बुद्धि उद्धि है नहीं उनके पास। सारे जो एग्जाम आईएएस वगैरह के भी होते हैं उसमें मैक्सिमम स्मृति पर रखा, तो भैंस छाप है सारे के सारे। बुद्धि होगी तो इतना तो देख ही लेंगे कि प्रजातंत्र कहां है, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो अंधों अंधा ठेलिया और सबरे भैंस बनंत, सबरे कूप पड़ंत, संत बता रहे हैं। जीसस कहते हैं कि ये कंधा क्या अंधे को रास्ता दिखा सकता है? अब दिखा रहे भाई लोग, इतने नेता नेता बने हैं, नेतृत्व तो कर रहे हैं, नेत्र फूटे हुए हैं, अंधेरे में सब तीर चल रहे हैं। यहां से अमेरिका तक नेतृत्व हो रहा है और एक भी आदमी का नेत्र खुला नहीं, ज्ञान चक्षु फूटे हुए, सही गलत का। ये चर्म चक्षु तो भैंस के पास भी है। अगर आप इससे नेतृत्व कर रहे हो तो फिर तो हिंदुस्तान भेड़िया दशान ही नहीं, पूरी दुनिया ही भेड़िया दशान है। क्यों? सब बकलोल हैं। आप समझ सकते हैं कि बड़ा गंभीर विषय। पूरी दुनिया में कब्जा इन्हीं चार चीजों पर करने के लिए आपके ऊपर सारे हमले होते हैं। प्रजा के लोगों, तुमको बताया जाता है प्रजातंत्र, ये देख लेना ये चारों चीजें स्वतंत्र हैं कि नहीं। अगर ये स्वतंत्र हैं तो लोकतंत्र है, अगर लोक में ये स्वतंत्र ही नहीं तो सार्वजनिक इस पर कोई प्रभुसत्ता ही नहीं है। भूमि, मुद्रा, कोष और विधान। राष्ट्रीय भूमि, राष्ट्र में जितनी भी भूमि है उसकी देखो, उस पर किसका कब्जा है तो पता चला 1 से 5% का। राष्ट्रीय मुद्रा कितने का कब्जा है? वही 1 से 5% का। राजकोष, कितने लोग राजकोष को एंजॉय कर रहे हैं? 1 से 5% आदमी। संविधान, संविधान कौन पारित खारिज कर रहा है?
संविधान के नियम नीति निर्णय कौन पारित खारिज कर रहा है? 1 से 5% आदमी। तो लोकतंत्र, लोक माने तो सार्वजनिक होता है, इसमें सार्वजनिक कोई सहभागिता ही सिद्ध नहीं हो रही, ना भूमि पर, ना मुद्रा पर, ना राजकोष पर और ना राजविधान पर। तो राष्ट्रीय भूमि, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय कोष, राष्ट्रीय संविधान, इन चारों पर 1 से 5% लोगों का कब्जा है। और आप सोच रहे हैं कि सार्वजनिक तंत्र है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज ओनली डोमिनोक्रेसी। दे हैव डोमिनेटेड यू, they are dominating you, they will dominate you if you are not more than a fellow। यदि तुम एक भैंस मात्र हो तो सांकल नहीं टूटेगी। यदि सांकल तोड़नी है, गले से ये लोहे की जंजीर हटानी है, गुलामी का ये प्रतीक है, 4 बातें: राष्ट्रीय भूमि, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय कोष, राष्ट्रीय संविधान। ये चारों चीजें यदि आपकी सहमति पर आधारित नहीं, आपकी सहभागिता इनके शासन प्रशासन पर नहीं है, इनके अस्तित्व पर नहीं है, तो आप गुलाम हैं। और अगर आप गुलाम हैं तो आप भैंस हैं, अगर आपको ये बात पता नहीं। पशु ही हैं तो विद्या विहीन पशुवीर समाना। तुम अगर ये विद्या ही तुम्हारी इतनी काम नहीं कर रही कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों को समझ सको, इतनी भी बुद्धि नहीं विकसित कर पाए हो स्कूल जाके, तो लानत है तुम्हारी शिक्षा पर, तुम्हारी विद्या पर और तुम्हारी ब्रिलियंसी पर, तुम्हारी इंटेलिजेंस। अब बड़ा बड़ा बता जाता है कि बड़े बड़े ये सब आईएएस लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, और ना कहीं कुछ नहीं। आईआईटी बोले बहुत इंटेलिजेंट है, और गोबर भरा उनके दिमाग में, बोले आईआईटीएन है। यहां आईआईटी बॉम्बे वाले बहुत इंटेलिजेंट है, कोई आचार्य प्रशांत है, वो छोड़ के चले आए, अब बकलोल है, बुद्धि से पैदल है, छोटी छोटी बात नहीं समझते हैं। अब अगर तुम बुद्धि से पैदल ही हो तो तुम गुलाम रहोगे, भाग के कहां जाओगे? तुम सोच रहे हो छोड़ के जंगल भाग जाओगे तो गुलामी से बच जाओगे? ना ना ना, भैंस अगर खूंटा उखाड़ के जंगल भाग जाएगी तो जंगल में उसका मंगल है, समझो। वहां एक से एक मंगलकारी जीव रहते हैं जंगल में, इसे फाड़ खाएंगे, भाग के देख लो। सोच रहे हो हिमालय निकल जाओगे? हिमालय में भी एक से एक खतरनाक जीवात्माएं टहल नहीं है, रास्ते में निपटा देंगे। कोई ना कोई शेर से मुलाकात होगा। कहां जा रहे हो? भागो घर से। भाग के जा नहीं सकते हो। किसान का खूंटा उखाड़ के अगर भैंस भाग जाए तो मौत ही है, सुरक्षित इसी गुलामी में हो। दादा मूर्ख हो तुम। अगर मूर्ख हो तो इस गुलामी को तहे दिल से स्वीकार करो और मस्ती में गुलाम बने रहो। स्पार्टाकस 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया। गुलामों ने कहा रोटी की तरह। उसने कहा अब तुम आजाद हो, रोटी मांग रहे हो? अरे कमाओ खाओ, जैसा पहले काम करते काम करो, फल तुम्हारे घर जाएगा। कर्म करो, फल के अधिकारी तुम होगे। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, ये कैसा मालिक है? उनका तो गुलामी का बुखार ही नहीं उतर। वो लोग सिपाहियों से उधर अपने मालिकों से मिल गए और इसको जो है सिपाहियों से पकड़वा दिया और स्पार्टाकस मारा गया। इसलिए भैया तुम्हारा बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है।
और रियल में वो तुमको जो पढ़ाते हैं और आईएएस बनाते हैं, तुमको सम्मान पत्र देते हैं, सम्मान समारोह करते हैं, पद्म भूषण देते हैं, तुम इस भ्रम में, इस मुगालते में जिंदगी जी लेते हो कि यू आर नाउ सो मच इंटेलिजेंट। तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, तुम बहुत, अंग्रेजी 2 कौड़ी के अनपढ़ों की भाषा है। एंड यू आर टॉकिंग, साकिंग, जाकिंग, बकलोली की भाषा, और उसमें तुम सोच रहे हो कि तुम भारी इंटेलिजेंट हो। देखो, गुलाम हो और अभी सोच रहे हो इंटेलिजेंट हो, हद हो गई। गुलाम का कोई इंटेलिजेंस ही है। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है। कई स्कूलों और पाठ्य पुस्तकों में छपा रहता नहीं, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो तुम्हें मुक्त कर दे, गुलामी से छुटकारा दे दे। तो उन्होंने क्या परिभाषा बदमाशों ने कर दी, जिनने गुलाम बना। उन्होंने कहा मुक्ति का मतलब है संसार से छुटकारा। तुम संसार से छुटकारा प्राप्त कर लो और संसार का सारा माल उनकी तरफ दो। देखा, घुमा फिरा के कब्जा उनका कायम रहे, तुम्हारे मुक्ति में भी वो प्रवेश कर गए। इनसे छुटकारा तुमको होना है, इनकी गुलामी से। ये वाली बात का प्रचार नहीं करते। सा विद्या या विमुक्त है का मतलब उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा संसार से छुटकारा हो जाए, तुम आत्महत्या कर लो और सारा माल उनके पास आ जाए। और इसके लिए वो पैसा दे दे के अपने साधु समाज में भेज देते हैं, और वो इस तरह का मोक्ष की परिभाषा करते हैं। जीवन से छुटकारा, संसार से छुटकारा धर्म ग्रंथों में भी लिखवा देते हैं, ताकि तुमको कोई शक न रहे कि आत्महत्या ही करना है। इसीलिए हर संप्रदाय आत्मघाती संप्रदाय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, सब के सब आत्मघाती हैं भाई। ये संसार से छुटकारा दिला रहे हैं, अपनी गुलामी से तुम्हारा छुटकारा नहीं दे रहे हैं। सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या वही है जो स्कूल जाने के बाद तुमको इस समझ में आ जाए कि तुम्हारी भूमि, मुद्रा, कोश और विधान ये सब उनके कब्जे में हो और तुमको रखा हुआ है गुलाम। ये 4 ही चीजें हैं जिससे जिंदगी चलती है मानव की, और वही कब्जे में 1 से 5% के है पिछले हजारों सालों से, और उसमें वो सारे प्रवचनकर्ता भी शामिल हैं। भाषणदाता शामिल हैं, उसमें नेता शामिल है, उसमें साधु शामिल है। सब मिल करके आप ये 4 चीजें कब्जे आए हुए हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर मठ मंदिर में हजारों करोड़ की संपत्ति, और संविधान पर भी कब्जा है उनका। ध्यान रखें, राजकोष पर भी कब्जा है उनका। 1 से 5% लोग ये पूरी तरह से हर चीज कैप्चर किए हुए, और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है। आजाद होगे तो पूरी दुनिया में ही आजादी आएगी। ध्यान रखो, कोई अकेला देश आजाद होके आजाद नहीं हो सकता। मानवता आजाद होगी तो सार्वभौम ही राष्ट्र बनेगा। एक भी राष्ट्र यदि न्याय के सिद्धांत पर, यदि सत्यात्मक न्याय के सिद्धांत पर खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये अरविंदो घोष का भी ये वचन है। लकीली वो भी हमारे नाम की थी, इसीलिए शायद कुछ सही बात करते। तो देखें, सत्य से भागी हुई आत्माओं, गुलामी तुम्हारा नसीब है। अस्तो में सदगमय बोलो और आजादी का बिगुल बजा हुआ समझो। ये 4 चीजें तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी। जैसे ही तुम अस्तो में सदगमय करते हो, ये 4 चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति के अधीन हो जाएंगी।
एक छोटा सा वाक्य, असतो मां सदगमय, क्या असत नहीं, तुम सत पर ही रहोगे। 2 + 2 = 4 होता है तो तुम 4 के साथ हो, 3 5 नहीं करोगे, बेईमानी छोड़ दोगे। मात्र इतनी सी बात। वो तुमको बीड़ी छुड़ाते हैं, तंबाकू छुड़ाते हैं, गांजा छुड़ाते हैं, दहेज छुड़ाते हैं, शराब छुड़ाते हैं, एलोपैथी से बचाते हैं। सावधान रहो, ये सब चालाकियां हैं। विदेशी से बचाते हैं, स्वदेशी का जागरण करते हैं। ये सब धूर्तता है, सब चालाकियां हैं, ध्यान रखो। ये वही चालबाज हैं जो 1 से 5% लोग हैं और ये पूरा कैप्चर किए हुए हैं। असत्य से छुड़ाता है, सनातन धर्म असत्य से छुड़ाता है। यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। सनातन धर्म कहता है कि जो कुछ भी सत्य होता है केवल उतना ही धर्म होता है। धर्म उन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिरे सर्वलोकाश्रय। अब देखें, सत ही नमस्कार के योग्य है। सत छोड़ करके बाकी सबको नमस्कार कर ली, तुम्हारा भाग्य ही दुर्भाग्य बन जाएगा। अब अगर भूमि, मुद्रा और कोष विधान पर इनका कब्जा है तो कब्जा क्यों करते हैं इसे भी समझ लें, ताकि भूमि पर वो लगान लगा सके। अब तुम गुलाम बन गए तुरंत। भूमि पर कोई भी भार लग गया तो अब तुम साभार दबे रहो। मुद्रा पर कोई भार लग गया, अब तुम साभार दबे रहो। राजकोष पर कोई भार, कब्जा लग गया, अब तुम दबे रहो उस कब्जे के नीचे। संविधान पर कुछ लोग लद लिए, भारी पड़ गए, तुम फिर 1 से 95 से 99% तक आदमी तुम वंचित हो जाते हो, तुम वंचित वर्ग हो जाते हो। तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, किस क्षेत्र के हो, किस भाषा के हो, कि इसका कोई मतलब नहीं कि किस लिंग के हो, किस रंग के हो, किस ढंग के हो, कोई मतलब नहीं। तुम 95 से 99% हर राज्य के, हर राष्ट्र के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर समूह के, हर संगठन के, हर पार्टी के, हर दल के, हर संस्था के, हर जाति के, हर लिंग के, हर रंग के, हर भाषा के अनुयायी, तुम मात्र गुलाम। और 95 से 99% आदमी गुलाम है, ये ना जानते हुए कि ये 4 बातें ही इनको गुलाम बनाती हैं। ये कहते हैं अंग्रेज तुमको गुलाम बना, अंग्रेज कभी किसी को गुलाम नहीं बना सकता। उसमें भी 95 से 99% गुलाम है अंग्रेज भी, स्वयं आज भी। और 1 से 5% अंग्रेज उनको आज भी गुलाम बनाए हुए है। 1 से 5% हिंदू हिंदुओं को गुलाम बनाए हुए, 1 से 5% मुसलमान 95 से 99% मुसलमानों को गुलाम बनाए हुए, 1 से 5% बौद्ध बाकी 95 से 99% बौद्धों को गुलाम बनाए हुए। यही जैनों का हाल है, यही बौद्धों का हाल है, यही सिखों का हाल है, यही ईसाइयों का हाल है, यही सबका हाल है। ये 4 चीजें वो कब्जाए हुए, इन चारों पर आपकी कोई मिल्कियत नहीं। 95% लोगों, 95 से 99% लोगों, तुम्हारी इन 4 चीजों पर कोई मिल्कियत नहीं। और लगातार इसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना कब्जा जमा लेंगे और तुमको समझने भी नहीं देंगे कि उनका कब्जा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तुम रहोगे सिर्फ भैंस। और तुमको पढ़ने समझने भी वही अपना जो चाहेंगे उतना ही पढ़ाएंगे। वही अर्थशास्त्र तुमको पढ़ाएंगे, वही समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, वही अपना कुरान शरीफ लगा देंगे, वही हदीस पढ़ा देंगे, वही स्मृतियां पढ़ा देंगे, वही अपना पुराण पढ़ा देंगे, वही अपना कुरान पढ़ा देंगे, वही अपना त्रिपिटक पढ़ा देंगे। अब तुम जिंदगी भर गुमराह बने। इसी तरह केवल गुमराह नहीं, गुलाम बने। गुमराह किए जाता है तुमको गुलाम बनाने के लिए।
कि तुम श्रम करो, उनके पास हजारों करोड़ का माल जाएगा। एक प्रश्न इसी विषय में रंजना जी ने पूछा है। रंजना मिश्रा हैं, पूछ रही हैं कि रेपो रेट क्या है, यह महंगाई को किस प्रकार प्रभावित करता है, आम जनता इसे समझ ही नहीं पाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखें, रंजना जी पूछ रही हैं कि रेपो रेट क्या बवाल है, महंगाई को किस प्रकार प्रभावित करता है और आम जनता इसे समझ ही नहीं पाती, ये चक्कर क्या है। मुद्रा प्रचालन केंद्र होता है हर देश में, जो उसका केंद्रीय बैंक होता है। भारत में भी उस केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब देखिए, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका काम है भारत में मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करते समय एक ब्याज की दर इस पर थोप दी जाती है जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता। मुद्रा पर अपना कब्जा बनाने के लिए ये क्रिया अपनाई जाती है। जैसे भूमि पर कब्जा कैसे करेंगे, इसकी एक विधि है। फिर मुद्रा पर कब्जा कैसे करेंगे, इसकी दूसरी विधि है। फिर राजकोष पर कैसे कब्जा करेंगे, उसकी अलग विधि है। संविधान पर कैसे कब्जा करेंगे, इसकी अलग विधि है। तो चारों को अलग अलग ट्रिक से वो अपने अधीन कर लेते हैं और 95 से 99% आदमी उनके अंडर में आ जाता है, कब्जे में आ जाता है। अब वो सिर्फ कर्म करने की मशीन बनती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, प्रवचन भी करवा देते हैं गीता छाप के, क्या कि तुझे कर्म का ही अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तू कर्माधिकारी है, फलाधिकारी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, फल पर तेरा किंचित भी अधिकार नहीं है। फल तो 1 से 5% आदमी का है। आए 95 से 99% लोगों, उनकी भगवत गीता कहती है। और कृष्ण के मुखार बिंद से साक्षात लिखवा देंगे तो अब आस्था करे हो तो मानना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण रटे हो, इस कान वाले देखो रटवा रहे चारों तरफ। तो क्या करोगे कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्मचारी हो, वे अधिकारी हैं। हर ऑफिस में देखिए, एक कर्मचारी वर्ग होता है, दूसरा अधिकारी वर्ग होता है, बनाए। समाज में देखिए, एक प्रजा वर्ग होता है, एक राज्य वर्ग होता है। समझ रहे हैं ना कथा। दुकान पर जाइए, बिजनेस में जाइए, फैक्ट्री में जाइए, एक मजदूर वर्ग होता है, एक मालिक वर्ग होता है। समझ गए। और कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है? बाकी अपनी बुद्धि लड़ा लेना, थोड़ा बहुत स्कूल गए हो, कुछ तो चल ही रही। देखें, 1 से 5% आदमी अधिकारी कहलाता है और 95 से 99% आदमी कर्मचारी कहलाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐ दुनिया के लोगों, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर 1 से 5% आदमी का अधिकार है। तुम कर्म करो, मजदूरों तुम श्रम करो, और माल जो है, ये जो उत्पादन होगा श्रम से, इसका मालिक कोई और हो जाया करेगा। और उसके लिए सब ट्रिकें बनाई गई, कई ट्रिकें। उनमें से एक ट्रिक ये भी है जिसका नाम रेपो रेट है, जो मुद्रा पर काम करती है ट्रिक।
हमने आरबीआई से चिट्ठी लिख के पूछा कि दद्दा ये तो बताओ कि ये लाते कहां से हो इस टाइप का सपना, ये लगाए कैसे हो, पूछा है, राइटिंग में पूछा है हमारे पास जवाब उनका, नहीं बता पाए। इसका कोई ग्राउंड ही नहीं लगाने का। अब बताइए, लगा दिया, और जैसे ही रेपो रेट लगता है, और आपको बता दें कि आप इसको मैक्सिमम 10% तक ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा लगाएंगे तो घर खाना पहुंचाना पड़ेगा, राशन कार्ड बनाना पड़ सकता है। जनता के पास पैसा नाम की कोई चीज नहीं बची। 1% 10 टाइम्स तक प्रभावित करती है, तो 10% में 100% उसका पारिश्रमिक उड़ जाता है, वेतन उड़ जाता है। 10 टाइम्स ही प्रभावित करती है। श्रमिकों के शोषण के लिए डायरेक्ट पहले हथकड़ी बेड़ी बांध के घसीट के उनसे श्रम कराया जाता था, फसल अपने घर में रख ली जाती थी, फल अपने घर रख लिया जाता था, उत्पादन अपने घर रख लिया जाता था। अब कहा गया है कि तुम श्रम करो, और ये रेपो रेट के जरिए उनके पास चला जाएगा। आप रेपो रेट हटा दीजिए, सारे जितने राजनेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं कोई न जाएंगे चुनाव लड़ने, उनके पास पैसे ही न रहेगा। क्यों? और चंदा देने वाले जितने बड़े बड़े सेठ हैं वो भी चवन्नी को मोहताज होंगे। जितना उनके पास मेहनत करेंगे उतने पैसा आएगा कि अगर 200 रुपए की दिहाड़ी मारी है तो 200 रुपए आए हैं, अब 200 रुपए में आटा लाएं, टाटा का नमक लाएं कि वो चंदा दें आपको चुनाव लड़ने का। तो बड़े बड़े टाटा, बड़े बड़े बिरला चवन्नी को मोहताज होंगे। आप अगर रेपो रेट खत्म करके डायरेक्ट जनता को मुद्रा जारी करने लगे, इसीलिए वो जनता को डायरेक्ट मुद्रा जारी करने का, और जनता को मुद्रा की जरूरत होती है काहे के लिए कि वो बाजार की सारी क्रियाएं मौद्रिक होती हैं। आप एक बोरा गेहूं देके क्या करेंगे? हाथी खरीदेंगे? कैसे खरीदेंगे? घोड़ा खरीदने के लिए चना दे दिया, और चना घोड़े को खाना है। ये सब कठिनाइयां मुद्रा विनिमय की आई हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा ना होने से। तो इसलिए मुद्रा की जरूरत होती है, और मुद्रा कोई चीज नहीं है, मुद्रा वैकल्पिक धन है, डायरेक्ट धन भी नहीं है। ये किसी चीज के विकल्प में कोई आप लिक्विडाइज कर लीजिए, तो लिक्विडिटी, आपने मकान है आपके पास 10 लाख का, आप उसे लिक्विडिटी कर लीजिए, तो मकान रखा हुआ है, उसके बदले में आप ले लीजिए। अगर आप इस मुद्रा को मिटाते हैं तभी आपका मकान बिकेगा, नहीं तो बिकने की जरूरत नहीं, आप रखे रहिए, लिक्विडिटी आप इस्तेमाल करते रहिए। तो ये सामान्य इस्तेमाल की चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य जो है वो आपका मकान ही उसमें घुसा रहता है। आप उसके अगर नष्ट करेंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, जुआ खेल जाएंगे, शराब पी जाएंगे, तो ये आप ही का डूबेगा मकान। इसलिए सरकार का ये पैसा नहीं होता, और जब सरकार इसकी मालिक ही नहीं होती तो दद्दा ब्याज कैसे लगाए हो? जब पूछा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हमको जवाब नहीं दे पाए आज तक प्रॉपर। बोले धारा फला ढेका, हमने का बगलोलू, हम पूछ रहे हैं कि ये लगाते किस सिद्धांत से हो, वो नहीं बता पाते, धारा बता रहे हैं हमको। अरे धारा ही में तो तुम बेड़ा कर किए हो, वही तो लिख लियो, अपनी मर्जी से लिख लियो, जबरन मान न मान मैं तेरा में कोई सिद्धांतिक आधार। जब तुम मालिक ही नहीं हो तो तुम ब्याज कैसे ले सकते हो? तो ये जानबूझ करके आपको हरास करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपकी हथकड़ी बेड़ी लगाए बिना आपका खून पीने के लिए ये रेपो रेट अपनाया गया है। और जब ये रेपो रेट लगा है, जाहिर है ये जब चूसेंगे तो ब्याज का हर चीज, आपने जो पूंजी प्राप्त की ब्याज में लिया, तो वो उस पूंजी को लगा के, लागत वाली पूंजी, तो आप जो उत्पादन करेंगे उसका लागत मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। जब लागत मूल्य बढ़ जाएगा तो विक्रय मूल्य अपने आप ज्यादा बढ़ा के आपको बेचना पड़ेगा, समाज में महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब वो कहते हैं कि रेपो रेट लगा के महंगाई घटा रहे हैं। देखो क्या पागलपन है। वो कहते हैं महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट बढ़ा रहे हैं,
आरबीआई वाले। अब कितने बेईमान हैं वो लोग कि इससे महंगाई बढ़ती है, घटती नहीं। अब वो घटाने की बात कर रहे हैं। क्या उल्टी खोपड़ी है पूरी दुनिया में। और ये सभी आपको अर्थशास्त्री भी इस बात को मान रहे हैं, और सारे लोग मतलब एक दूसरे के कुएं में ही भांग पड़ी। तो पूरी दुनिया धूर्तों और मूर्खों का एक अद्भुत जमघट हो गई। इससे सावधान रहें। और धीरे धीरे इसको जैसे एनडीएस की सत्ता आएगी, ये रेपो रेट सबसे पहले खत्म होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, सारा शोषण खत्म हो जाएगा। हर आदमी के पास पूंजी, लिक्विडिटी उपलब्ध हो जाएगी। कहीं कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, कहीं कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कहीं कोई पूंजी का अभाव नहीं होगा। ना विदेशी कर्ज, ना देशी कर्ज, समस्त एफडीआई से मुक्त हो जाओगे, विदेशी ऋण से मुक्त हो जाओगे। सारी समस्याएं ही आपके समाप्त हो जाएंगी। कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई तबाही नहीं रहेगी। मात्र रेपो रेट हटाइए और चमत्कार देखिए, हर चीज आपको सुलभ हो जाएगी। लिक्विडिटी स्वतंत्र करिए, रेपो रेट हटाइए, लिक्विडिटी खुला दीजिए, बिना कोई ब्याज के जितना उसका मूल्य है, बाजार मूल्य, उसकी संपत्ति का लिक्विडिटी दे दीजिए। और जिसका बर्फ का गोला है, उसका द्रव भी, पानी जब लिक्विड होगा तो द्रव का मालिक वही होगा जिसका गोला का जो मालिक था। दूसरा ब्याज कैसे ले सकता है भाई? ये क्या लॉजिक है? पूरे देश में, पूरी दुनिया को ठगा जा रहा है। समझ लें, सावधान हो जाएं। और भारत के लोगों, तुम जाग जाओ तो दुनिया की भी आंखें खुलेंगी, तभी तुम विश्वगुरु तुमको मान मिलेंगे। जब तुम खुद ही तलवे चाट रहे, तुम बर्बाद हो, जिंदगी तुम्हारी तबाह है, एक एक रोटी के लिए तुम तबाह हो, अधिकांश आदमी भुखमरी के शिकार हो, तो दुनिया तुमको विश्वगुरु मानेगी? भुखमरो, गुलामों को कोई गुरु मान करके और अपनी गुलामी तय कर ले, इसलिए ठीक नहीं। ठीक से विश्वगुरु बनो भैया, फर्जी विश्वगुरु मत बनो। तो ठीक है, ये आज का समय चूंकि समाप्त हो गया है, तो आज का लाइव कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम लोग पुनः 8 से 9 के बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद।